नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीति और नौकरशाही के बीच विश्वास का संकट होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन अधिकारी हां और नेता न कहना सीख जाएंगे, उस दिन विश्वास का संकट दूर हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जनता में आम धारणा है कि नौकरशाह जनता के साथ उस तरह व्यवहार नहीं करते जैसा उन्हें करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन अधिकारी हां और नेता ना कहना सीख जाएंगे, उस दिन विश्वास का संकट दूर हो जाएगा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अधिकारी देश हित और जनहित का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने नौकरशाहों को सजग करते हुए कहा कि आईएएस होने का अहंकार मन में नहीं आना चाहिए। यह कहने का साहस मैं इसलिए जुटा पा रहा हूं कि राजनीति में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद छोड़कर कोई पद ऐसा नहीं बचा है जिसे मैंने हासिल नहीं किया हो। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व्यक्ति नहीं होते बल्कि संस्था होते हैं। उन्होंने जीवन में अहंकार से बचने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कोई निर्णय लेते समय महात्मा गांधी के उस बयान को याद रखें जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सबसे गरीब आदमी का चेहरा याद करें और अपने दिल से पूछें कि जो कदम उठा रहे हो वो उसके लिए कितना उपयोगी और लाभकारी होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस दिन आप इस सोच के साथ काम करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आपको आत्मसंतुष्टि की समझ आ जाएगी। मनुष्य में जीवन में जो कुछ भी करता है वो तो आत्मसंतुष्टि के लिए ही करता है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करता है। एक भाव तो यह भी रहता है ना, वह तभी हासिल होगा आपको। आप जहां जा रहे हैं वहां चुनौतियां बहुत आएंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। आपके बॉस से भी आएंगी, यदि आप किसी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आएंगे, मिनिस्टर्स होंगे उनसे भी आएंगे। लेकिन मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप पहले ही डर जाएं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि आप एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, एक स्ट्रांग विल पावर के साथ आप कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे अथवा किसी अपने चेयर पर को ग्रहण करें, जहां एक ऐसे आत्मबल के साथ उस पद पर जाएं जो आपको हर चुनौती से लड़ने में सहायता करे। यह एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे सिस्टम चेंज करने की इच्छा के साथ तो आते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें मजबूर कर देती हैं, सिस्टम ही उन्हें चेंज कर देता है। सिस्टम आपको चेंज नहीं करना चाहिए, आपको सिस्टम चेंज करना है। यह संकल्प लेकर जाइए। आपको इस पद पर जाकर देश की ब्यूरोक्रेसी पर जनता के भरोसे को बढ़ाना है। देश की ब्यूरोक्रेसी पर जनता का विश्वास, भरोसा बढ़े। आमतौर पर जनता में यह धारणा है कि ब्यूरोक्रेट्स उस तरह से जनता के साथ पेश नहीं आते जिस तरीके से उन्हें पेश आना चाहिए। और यह जो धारणा है, धारणा को बदलने की चुनौती को आप स्वीकार कर सकते हो, आप जैसे नौजवान स्वीकार कर सकते हैं। और यहां जो बैठे हैं कम से कम वो तो स्वीकार करें, जितने बैठे हैं वही स्वीकार कर लें तो देश का चित्र बदल जाएगा। एक बार मैं कहीं बैठा था, आपस में बातें हो रही थी, उन्हीं के बीच एक बात यह भी चली थी कि जिस दिन इस देश का नेता, जिस दिन इस देश का पॉलिटिशियन न कहना और इस देश की ब्यूरोक्रेसी हां कहना सीख जाएगी, उस दिन इस देश का कल्याण हो जाएगा। आप देखते होंगे कि सामान्यतः नेताओं के पास कोई भी आता है तो यही बोल उठते हाँ हाँ ठीक है, हम निश्चित रूप से यह काम करवा देंगे, हो या न करवा देंगे, चाहे वह काम उनके क्षेत्राधिकार में हो या अथवा न हो, लेकिन आश्वासन दे देंगे। और वह कम से कम आश्वासन यही देता है कि वह उस काम को करवा देंगे। यानी हर सही गलत बात पर हां कहना यह उचित भी नहीं होता है, यह भी सावधानी बरतनी चाहिए। इसी से नेताओं पर से लोगों का विश्वास समाप्त होता जा रहा है और भारत की राजनीति में क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट पैदा हो रहा है।
तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने ये बात कही कि राजनीति और नौकरशाही के बीच विश्वास का संकट इस समय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस दिन अधिकारी हाँ और नेता ना कहना सीख जाएंगे उस दिन विश्वास का संकट दूर हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जनता में आम धारणा है कि नौकरशाह जनता के साथ उस तरह व्यवहार नहीं करते जैसा उन्हें करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन अधिकारी हाँ और नेता ना कहना सीख जाएंगे विश्वास का जो संकट इस समय बना हुआ है वो अपने आप दूर हो जाएगा। इस तरीके की बात जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि आईएएस होने का अहंकार आपको अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए। ये कहने का साहस इसलिए मैं जुटा पा रहा हूं कि राजनीति में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद छोड़कर कोई ऐसा पद नहीं बचा है जिसे मैंने हासिल न किया हो, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी और राजनीति को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना ये बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अधिकारी को हर बात में हाँ नहीं कहनी चाहिए, चाहे आपके बस में काम हो या ना हो। अधिकारी हाँ कह रहे हैं और नेता ना कहना सीख गए हैं। हर बात पर अगर ना कही जाएगी तो कैसे काम चलेगा। इस तरीके की बात जो है वो राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं हैं बल्कि एक संस्था होते हैं। उन्होंने जीवन में अहंकार से बचने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक संस्था है और कोई निर्णय लेते समय महात्मा गांधी के उस बयान को याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सबसे गरीब आदमी का चेहरा याद करें और अपने दिल में पूछें कि जो कदम उठा रहे हैं वो उसके लिए कितना उपयोगी और लाभकारी होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस दिन आप इस सोच के साथ काम करना शुरू करेंगे यकीन मानिए आपको आत्मसंतुष्टि की समझ खुद ब खुद आ जाएगी। इस खबर पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, मुन्ना खान जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले पाठक साहब शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने राजनीति और ब्यूरोक्रेसी दोनों को एक नसीहत दी है कि जब उन्होंने साफ कहा कि अगर सबसे पहली बात तो आईएएस होने का आपको अहंकार नहीं होना चाहिए और दूसरी बात यह कि अगर अधिकारी हाँ और नेता ना कहना सीख जाएंगे तो विश्वास का जो संकट इस समय पैदा हुआ है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। कौन से विश्वास के संकट की बात कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? माननीय राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया देश है। ये अक्सर देखा जाता है जितने भी आईएएस होते हैं जहाँ आम जनता की पहुंच से बहुत दूर रहते हैं, पूरे देश को चलाती है। नहीं होता है कि आप अगर कॉमन। मैं आ रही हूँ कैप्टन साहब आपके पास। सवाल मेरा सर्वेश्वर जी से था, मैं आऊंगी आपके पास। सर्वेश्वर पहुंचने की कोशिश करिएगा तो बहुत ही परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है। उसी तरह राजनेता लोग जब चुनाव होता है तो वो क्षेत्र में जनता के घर घर में जाते हैं, बैठ के खाते हैं, उनके पास वोट मांगने जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है वो जनता की सूझबूझ लेना तो दूर, अगर कोई आता है उन्हें कोई मिलने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो माननीय राजनाथ सिंह ने सच्चाई बयान किया है, वो उनकी पार्टी के राजनेताओं के लिए भी लागू होता है और जितने भी भारतवर्ष में ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं सबके लिए ये लागू होता है। तो अतः जो उन्होंने कहा कि विश्वास, ये विश्वास उस बात का कह रहा है कि जनता का विश्वास बेसिकली, कि आखिर जो आम जनता है किसी परेशानी या कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो वो क्या
डायरेक्ट डीएम से, एसपी से मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या उन्होंने जो नुमाइंदे दिए हैं वो उनसे मिलके उनका काम होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, बहुत मुख्यमंत्री महोदय लोग जनता दरबार लगाते हैं, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस को हो। मैंने देखा है, यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए, महाराज जी दरबार लगाते हैं योगी जी। और वहां पे जो भी दरबार में, वहां पे न जाति धर्म ऊंच नीच भेदभाव कोई नहीं देखा जाता है। जितने लोग वहां पे आते हैं, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति की, सबकी बात सुनी जाती है। तो इस बात को कहना यह अपने आप में एक राजनेता के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसका अनुसरण उनके पार्टी के खुद हर राजनेता को करना चाहिए। बिल्कुल, कि जिससे कि पार्टी सुचारू रूप से चल सके और जनता ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के तौर पे चुना है। अगर नेता इजिली अवेलेबल हो जाएंगे जनता के लिए, तो ब्यूरोक्रेसी को भी आना पड़ जाएगा। वो जो अहंकार और इसकी बात होती है वो कहीं नहीं रहेगा। तो फिर दोनों के सामंजस्य से जो विकास की बात होगी, जनता के उत्थान के लिए जो कार्य होगी, उसमें एक अलग गति मिलेगी, बल मिलेगा उसे। जी ठीक है पाठक साहब। कैप्टन साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को खुद सर्वेश्वर पाठक जी ने एकदम खोलकर बता दिया है कि सभी को इस बात का अनुसरण करना चाहिए। बहुत सही बात उन्होंने कही है कि नेता को हर बात में ना नहीं कहनी चाहिए। कई बार ऐसी बातें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे काम होते हैं राजनेताओं के, अगर जनता उनके पास जा रही है, उनके बस में वो काम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना हो जाती है, या फिर तमाम अलग अलग तरह की बातें होती है और अधिकारी हर बात पर हाँ कह रहे हैं। ये जो है वो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरीके की अगर बात होगी तो विश्वास का संकट दूर हो जाएगा। बिल्कुल मुस्कान जी, ब्यूरोक्रेसी और राजनेताओं का आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो उस क्षेत्र का विकास भी होगा, उस क्षेत्र की जनता खुशहाल भी होगी, क्योंकि दोनों मिलकर ही करना है और दोनों ही इस चीज के जिम्मेवार होते हैं। राजनीतिक हिसाब से नेताओं को जिम्मेवारी दी जाती है कि आप हमारे विकास करें, उसी तरह से ब्यूरोक्रेसी की लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जिम्मेवारी होती है कि आप हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और हमारी मूलभूत सुविधाएं जो है वो हम तक पहुंचाएं, उनकी अच्छी तरह से पहुंच करें। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोई गलत बयानबाजी कर देता है तो वो ठीक नहीं होती। तो संविधान के हिसाब से आपको हर बात करना, पहल करना चाहिए। तो आप देखिए, जो राजनाथ सिंह जी ने कहा इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को विशेष ध्यान देना चाहिए, आप जनता के साथ जुड़ के काम करना चाहिए, जनता की हितों का ध्यान रखना चाहिए, इससे जनता ब्यूरोक्रेसी पे विश्वास ज्यादा से ज्यादा कर सके। और ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं करता है, सरकार और जनता के बीच का कोऑर्डिनेशन। सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक उसको किस तरह से अप्लाई करना है, वहां तक पहुंचाना है, छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखना है। जिले में एक डीएम है तो डीएम को हर व्यवस्था डीएम के माध्यम ही होती है। जो भी विकास कार्य आते हैं, जो भी फंड होते हैं, तो डीएम उसको वॉच करता है। इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर है तो लॉ एंड ऑर्डर होता है जिले का, जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखता है कि जिले में हमें किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो की बहुत बड़ी होती है, वो अपनी जिम्मेवारी अगर वैसे तो निभाते ही है, ऐसा नहीं। ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत समझदार बुद्धिजीवी होती है, अगर कहीं थोड़ी बहुत कोई कमी रहती है, मैं यही उनसे कहूंगा कि आप जनता के बीच में है, जनता के साथ एक तरह कोऑर्डिनेटर है, को भी निभाना, तो जनता आप पे पूर्ण। कभी-कभी आपको बहुत अच्छा सवाल आता है कि उस जिले के एसपी साहब आए थे, वो जनता के बीच में ऐसे रहते थे, जब जाने लगे तो पूरी जनता रोने लगी। इसी तरह से कलेक्टरों के बहुत उदाहरण है कि कलेक्टर जब शहर से जाते हैं तो पूरा शहर उनको देख के रोने लग जाता है। तो ये है, इस तरह की जो है ना जो बातें सामने आती है तो लोगों का विश्वास बढ़ता है। इसी तरह से रहना चाहिए, जनता की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों पे होती है। और बाकी मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में हमारे सभी नेता बहुत जिम्मेवारी से काम बात नहीं करते, जनता की पूरी बात सुनते हैं। अगर जनता उनसे मिलने आती है तो बिल्कुल जनता का फर्ज करते हैं और उनसे जो है ना विश्वास पर लेके उनसे जो भी काम है वो करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी का ये नेचर नहीं है। बाकी हाँ, कांग्रेस का तो यही है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना, छोटी सी नहीं, बात तो बहुत बड़ी है। एक वीडियो वायरल जो हो रहा है, भरतपुर जिले में एक जगह पड़ती है नदबई खेड़ली, यहाँ विधायक है कांग्रेस के, कुछ गरीब लोगों की जमीन हड़पने के लिए खुलेआम विधायक का गनर डंडे और लाठी से पीट रहा है। अब सोचिए विधायक जी क्या करवा रहे हैं, गरीबों को किस तरह पिटवा रहे हैं। मेरे पास वो वीडियो है, चाहेंगे तो हम दे देंगे आपके पास। जब वहां पहुंचे जनता ने भी बताया कि यहाँ कांग्रेस के विधायक सरेआम लूट करवा रहे हैं। ये पूरे राजस्थान में ये फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी इस तरह की काराना हरकतें और इस तरह जनता के बीच में कोई कार्य नहीं करते हैं। वो जनता के सेवक हैं और सेवक बन के ही काम करते हैं। मगर कांग्रेस का चरित्र आज से नहीं, सन 47 से लेके आज दिन तक, जब से देश आजाद हुआ है, लूटने का काम किया है। क्योंकि वहां तो जब तक आप हाईकमान को खुश नहीं करोगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो हाईकमान खुश किस तरह से होता है वो दुनिया जानती है। तो वो इसलिए उनके विधायक इस तरह की लूट मचाते हैं। और उसका एक आपके सामने उदाहरण है, जो यहाँ पर भरतपुर जिले की एक विधानसभा में एक कांग्रेस विधायक ने अपने लोगों के माध्यम गरीबों पूरी तरह से पीटा है। वो जमीन में अपने आप को भीख मांग रहा है, छोड़ दीजिए, मगर उसके सरेआम लाठी डंडा बरसाया है। इस ऐसे नेताओं की वजह से आज राजनीति के ऊपर मुश्किल लग रहा है। लोग राजनीति से कहीं ना कहीं हताश होकर कहते हैं कि नेताओं से अब मेरा विश्वास उठता जा रहा है। तो इस तरह के लोग की छवि खराब करते हैं। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया है और कैप्टन साहब ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, आप किस तरीके से उनके इस बयान को देख रहे हैं? क्योंकि नसीहत ज्यादा कांग्रेस को ही दी गई है इसमें। मुन्ना खान जी, आपको बिल्कुल आवाज आती है। मुस्कान जी बताइए, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी इस पूरे मसले पर। जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि अधिकारी हाँ और नेता ना कहना सीख जाएं तो विश्वास का संकट खत्म हो जाएगा, इस पर कैप्टन साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसमें नसीहत कांग्रेस को दी गई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? मुस्कान जी सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को नसीहत लेने की बात नहीं है। दूसरी बात है, राजनाथ सिंह के बयान से सभी सहमति है, दल चाहे कोई भी हो, लेकिन वो जो जिस तरीके से वो कद्दावर नेता और वो सच बोलने की जो उनमें आदत है, तो आज ये दर्शाता है कि देश का राजा किस तरह से आज अहंकारी है। ये शाह और शहंशाह के अहंकार से डूबा है दोस्त देश, तो जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने ये कहा है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि आज जो पूरे देश में धारणाएं चल रही है, अगर कोई भी जनता किसी मंत्री के पास काम कराने जाता है तो मंत्री कहता है तुमने मुझे वोट तो दिया, तुमने वोट तो मोदी जी को दिया है, तो तुम अपने कार्य मोदी जी से करवाओ। अगर हम लोगों को भी कोई मसले फंसते हैं तो कोई मंत्री कोई प्रवक्ता हाथ खड़े कर देते बीजेपी के, नहीं हमसे काम नहीं होगा। तो ये यथा स्थिति चल रही थी, इसलिए आज ये देश में सवाल खड़ा हो रहा था। अभी 2024 नजदीक है, ये तो राजनाथ सिंह जी की शुरुआत है। अभी आगे देखिए कितने भेद खुलेंगे इनके, क्योंकि देश के अंदर कोई भी कार्य नहीं हुए। 2014 के बाद जितने लच्छेदार भाषण थे, जिस तरीके से लच्छेदार भाषणों में जनता को गुमराह किया गया, आज धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा। इनके सांसद 280 गांव गोद लिए थे। मैं पूछना चाहता हूं उन 280 गांवों का क्या हुआ, उसका कोई पता नहीं। 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, महंगाई क्या हुआ, बेरोजगारी क्या हुआ, डीजल क्या हुआ, पेट्रोल क्या हुआ, सारे मुद्दे जस के तस पड़े। लेकिन शाह और शहंशाह की जोड़ी जो धर्म की अफीम खिलाने में पूरे देश में लगे, तो स्वाभाविक है जो उनके अधिकारी हैं वो भी यही काम करेंगे, क्योंकि उनको खुद चिंता नहीं कि देश का विकास होना चाहिए, 2024 में हमें जवाब देना, उसे चिंता नहीं। उसे पता है कि हमें तो धर्म की अफीम चटानी है। अभी आपने AK सिंह से सवाल किया, उन्होंने ये कहा कि भरतपुर में ये हुआ। सवाल यहाँ आज भरतपुर पे डिबेट नहीं हो रहा, सवाल ये हो रहा है कि आपने जो वादे किए थे, जितने आपके लच्छेदार भाषण थे, जिस तरीके से आपने बात कही पूरे जनता में और जनता ने आपको विश्वास किया और पेट भर के वोट देने का काम किया, क्या आज वो जनता का काम हो रहा है? जवाब आएगा नहीं हो रहा है, किसी भी मसले पर नहीं हो रहा। तो ये है यथा स्थिति। तो मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह ने बहुत ही अच्छी बात की और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं और वो बिल्कुल सच बोलने में उनकी बात हर जगह है कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते, सच बोलते। इसलिए आज उन्हें भी बुरा लग रहा है कि जिस तरीके से देश को झूठ परोसा गया, पूरे देश में आज झूठ परोसा गया, कहीं भी आप ले लो, हर वादे में झूठ है।
लच्छेदार भाषणों में झूठ है, युवाओं के साथ झूठ है, किसान के साथ झूठ है, जवान के साथ झूठ है, महिलाओं के साथ झूठ है। तो झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किया है। इसलिए जनता अब उभर चुकी है और इसलिए आरएसएस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा, आरएसएस के प्रमुख ने कहा, उनके लेख में भी छपा है कि अब मोदी जी के चेहरे के भरोसे और जो हिंदूवादी विचारधारा है उसके वजह से आप अब इलेक्शन नहीं जीत सकते, चुनाव नहीं जीत सकते। आपको कार्य करने होंगे, आपको कार्य जनता को दिखाने होंगे, तभी 2024 का आपका कुछ हो सकता है। नहीं तो जनता तो बिल्कुल, आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ, जब बात आ गई विकास पे तो जय बजरंगबली के नारे लग गए, जब बात आई युवाओं के रोजगार पे तो जय अली के नारे लग गए। तो ये अली और बजरंगबली से अब ये देश नहीं चलने वाला। देश की जनता समझ चुकी है कि भावनाओं में वोट तो आप करूंगा नहीं, जब तक देश में विकास नहीं होगा, क्षेत्र में विकास नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ उस क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का विरोध होगा और वहां से पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी, क्योंकि 2024 का सीधा सीधा फाइनल अब दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल फुल बहुमत से आ रही है, क्योंकि 70 साल का इतिहास गवाह है कि देश सिर्फ कांग्रेस पार्टी चला सकती है। ये झूठ है, लफंगों के। समझदार है देश कौन चला सकता है, 24 में जनता अपने आप जवाब दे देगी। मैं आ रही हूँ पाठक साहब, एक छोटा सा कमेंट मैं कैप्टन साहब से लेना चाहूंगी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कैप्टन साहब जल्दी से अपनी बात रखिएगा, पाठक साहब इंतजार कर रहे हैं। जी मुस्कान जी, अभी जिस तरह से ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को लोग जो है ना आपकी बात नहीं की, मैं तो पूरी कांग्रेस की बात करता हूँ। आपने राजस्थान में जो पिछले चुनाव में आपने क्या वादे किए थे, आपने कहा था कि 1 से लेकर 10। सुने मुन्ना खान जी, बीच बीच में प्लीज मत बोलिए, रिक्वेस्ट है आपसे, एक एक करके बोलिए, बात ज्यादा समझ में आएगी और जनता का समय भी व्यर्थ नहीं होगा। बीच में मत बोलिए मुन्ना खान जी, मैं आऊंगी, आपको समय दिया जाएगा, अपने समय में बोलिएगा। मुन्ना खान जी आप बहुत अच्छे वक्ता हैं कांग्रेस के। सुने, जब राजस्थान में पिछले चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने क्या बातें किए थे किसानों के साथ कि 1 से लेकर 10 तक गिनती आपकी खत्म नहीं होगी, उससे हम किसान का कर्जा माफ कर देंगे। उससे पहले आज पूरे 5 साल खत्म हो गए, दोबारा चुनाव आ चुके, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए हैं। किसान इस आस में आज तक बैठा रहा कि आप हमारे कर्जे माफ करेंगे, और आज उनकी जमीनें नीलाम हो रही है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। बैंकों ने उस पर ब्याज का क्या क्या लगा दिया है, आज बर्बाद हो चुके हैं। और आप कह रहे हो कि हम वादे पूरे करते हैं। 500 ये पहला वादा तो आपका यही है। आज एक नया और कांग्रेस यहाँ चला रही है, कांग्रेस में एक राहत के शिविर लगाए जा रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस में कौन सा यहाँ पर आफत आई है? राजस्थान में कौन सी आफत है जिसके लिए राहत शिविर चल रहे हैं यहाँ पर? जनाब 5 साल में आपने यहाँ पर कोई आपदा जरूर लाई होगी, अब राहत आप ठीक है कैप्टन साहब। ये मुस्कान जी, कांग्रेस ने साथ में देश को बर्बाद किया है, झूठ बोला है, जाति धर्म में बांटा है, मजहब पंथ में बांट के राजनीति की है। आज इनकी कलाई खुल चुकी है, देश को नकार चुका है। ठीक है कैप्टन साहब, एक बार फिर से आपके तमाम सवालों का जवाब लूंगी मुन्ना खान जी से, उससे पहले पाठक साहब आपके पास आना चाहूंगी। सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही है लखनऊ में, जहां पर उन्होंने ये बात कही, सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज के समय में जो स्थिति बनी है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बाकी अलग अलग जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की बात, क्योंकि कैप्टन साहब अभी कर रहे थे, दिल्ली की भी अगर बात कर ले तो स्थिति कुछ ठीक नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की। अगर हम ब्यूरोक्रेसी को खुला छोड़ देंगे, ब्यूरोक्रेसी को अगर कुछ आजादी देंगे तो शायद वो भी हाँ कहना सीख जाए। देखिए, ब्यूरोक्रेसी पे लगाम तो हर एक सरकार कहती है कोई नहीं है, लेकिन ये आपसी तेलमेल और सामंजस्य से होता है। खुला छोड़ने की बात यूपी में है कि नहीं है? तभी तो आज जितने गुंडे मवाली है आज पत्थर कांप रहे हैं और जेल के अंदर भाग गए हैं, चाहे कोई भी किसी भी जाति धर्म का हो। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ही गोरखपुर के एक बहुत बड़े बदमाश ठीक है थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि राजनीति और नौकरशाही के बीच विश्वास का जो संकट है उसको तभी खत्म किया जा सकता है जब अधिकारी हाँ और नेता ना कहना सीख जाएंगे। ऐसे में रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जनता में आम धारणा है कि नौकरशाह जनता के साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करते जैसा उन्हें करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन अधिकारी हाँ और नेता ना कहना सीख जाएंगे उस दिन विश्वास का संकट खुद ब खुद दूर हो जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अधिकारी देशहित और जनता का संकल्प लेकर आगे बढ़ें। उन्होंने नौकरशाहों को सजग करते हुए कहा कि आईएएस
होने का अहंकार मन में नहीं आना चाहिए। ये कहने का साहस मैं इसलिए जुटा पा रहा हूं क्योंकि राजनीति में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का पद छोड़कर कोई ऐसा पद नहीं बचा है जो मैंने हासिल ना किया हो। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति व्यक्ति नहीं होते बल्कि एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने जीवन में अहंकार से बचने का सुझाव दिया और ये कहा कि कोई निर्णय लेते समय महात्मा गांधी के उस बयान को याद रखें जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सबसे गरीब आदमी का चेहरा याद करें और अपने दिल में पूछें कि जो कदम आप उठाने जा रहे हो क्या वो उसके लिए सही है, क्या उसके लिए उपयोगी है, लाभकारी होगा। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जिस दिन आप इस सोच के साथ काम करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आपको आत्मसंतुष्टि की समझ आ जाएगी। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजनीति और नौकरशाही के बीच विश्वास का संकट होने का दावा किया है। चलिए तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन आई सिंह जी, आपके पास में आना चाहूंगी। सर्वेश्वर जी की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, उनको एक बार फिर से जोड़ेंगे। तब तक आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कांग्रेस की, कांग्रेस लगातार, आपका खुद का कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन अभी अभी कल की ही बात है जबलपुर की, मध्य प्रदेश की, जहां पर एक युवती ने आरोप लगाया है बीजेपी नेता प्रियांश विश्वकर्मा करके उनका नाम है, जिस पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने गोली मारी है उस युवती को। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आखिर कैसे सही हो पाएगी अगर खुद राजनेता ही इसमें इन्वॉल्व रहेंगे? उसकी जांच चल रही है, भले ही बीजेपी नेता कोई भी हो, अगर वो गलत है तो पार्टी में ऐसे गलत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी जांच हो रही है, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए मुन्ना खान जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, आवाज, मुस्कान जी आवाज आ रही। जी, यही सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये जबलपुर में केस हुआ है जिसमें प्रियांश विश्वकर्मा बीजेपी नेता जो है वो लिप्त पाए गए हैं युवती को गोली मारने के केस में, सवाल मेरा कैप्टन साहब से भी यही था और आपसे भी यही है कि आखिर अगर राजनेता पाए जाएंगे इसमें लिप्त इस तरीके के कार्यों में तो कैसे जनता फिर विश्वास कर पाएगी? नौकरशाही पर कैसे विश्वास हो? और जब इस तरीके की बातें होती है कि अगर किसी पर आरोप है उसको पद से फिर भी नहीं हटाया जाता तो किस तरीके से आगे फिर कार्रवाई की जो उम्मीद है वो जनता कर सकती है? मुस्कान जी, जनता न उम्मीद करे भारतीय जनता पार्टी से, न भरोसा करे, क्योंकि भरोसा को इन्होंने बार बार तोड़ा है। ये इन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उसी बेटी के साथ, चाहे वो उत्तराखंड की घटना हो, चाहे वो जबलपुर मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, रेप होने के बाद रात में 9 बजे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से जो गलत है उन्होंने जलाने के, सबको जलाने का काम किया। तो इन पे भरोसा उठ चुका है। आपने देखा किस तरीके से जंतर मंतर पे जो बेटियां धरने प्रदर्शन कर रही थी 38 दिन तक लगातार वहां पे बैठी रही, और सरकार की वहां पे प्रधानमंत्री की आवाज सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन वहां तक आवाज नहीं की। पूरे देश में आवाज गूंजी, वहां आवाज नहीं गई। दूसरी बात, आपने देखा किस तरीके से अमित शाह कुछ ने उसे बूटों से रोकने का काम किया, उसे वहां से घसीटने का काम किया। तो ये चाल और चरित्र भारतीय जनता पार्टी की दर्शाती है कि आपके जो करते और करने में बहुत ही बड़ा फर्क है। तो इनका नारा जो था वो अब नारा धराशायी रह गया। अब ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है। चाहे वो लक्ष्यदार भाषणों में इनके वादे हो, चाहे वो किसान के वादे हो, जवान के वादे हो, महिलाओं के वादे हो, तो इनके वादे रहते हैं, वादों का इनमें कुछ नहीं। इसलिए आज राजनाथ सिंह ने सच बात कहने का कम से कम साहस तो दिखाया, क्योंकि ये शाह और शहनशाह की वजह डर से
और इनके धमकी की वजह से पूरा सिस्टम आज खामोश है, सभी नेता खामोश है। ठीक है। आपने देखा किस तरीके से बृजभूषण सिंह से एक सरकार डरी हुई, आज अमित शाह डरा हुआ है, देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, और अब वो खुलेआम कहता है बेटियों को, जो पीड़ित बेटियां हैं उनके लिए कहता है वो कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। इस तरीके का अभद्र भाषा वो चुने हुए सांसद के द्वारा कहे जाते हैं और वहाँ सरकार खामोश रहती है। और यहाँ पे कैप्टन साहब कहते हैं कि भरतपुर में घटना हो गई, पूरे देश में घटनाएं हो रही है बहू बेटियों के साथ और ये सरकार खामोश है। तो ये सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर भी सवाल उठता है और सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहे गए शब्दों पे भी कि ठीक बेटी है मुन्ना बचाओ खान जी, आ रही हूँ आपके पास, एक बार फिर से लौटूंगे आपके पास। सर्वेश्वर पाठक जी, आपकी बात पहले भी पूरी नहीं हो पाई थी, वो बात भी पूरी करेगा, क्योंकि बात हम लॉ एंड ऑर्डर पर कर रहे हैं। अगर नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेसी को कुछ लगाम उनसे हटा ली जाए तो शायद वो भी हाँ कहना सीख जाएंगे। मेरा सवाल ये था आपसे। जी हाँ, आपने सही कहा। और देखिए, मैंने कहा था उस समय कि दोनों, जो ब्यूरोक्रेसी और राजनीति, दोनों के तालमेल और सामंजस्य से काम होना चाहिए, तभी ही जो सुचारू रूप से चल पाएगा प्रशासन भी और राजनेता की जो कार्यशैली है वो भी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट आती है अपने तरीके से पुलिस और प्रशासन को अपने तरीके से वो कार्य में लाती है। अभी बंगाल का एग्जांपल देख लीजिए, जो म्युनिसिपल इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में वहाँ किस तरीके की जो वायलेंस हो रहा है, लेकिन जो गैर टीएमसी दल के लोग जब जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है उसी पुलिस के द्वारा। वही पुलिस अगर बीजेपी शासन आ जाए, लेफ्ट आ जाए, तो वो उनकी सुनेंगे। तो ये जो चीज है, इसके लिए हमारे देश में पुलिस रिफॉर्म्स होना चाहिए और जुडिशियल रिफॉर्म्स, ये बहुत दिनों की डिमांड है। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े लंबी लंबी डिंगे हाँक रहे थे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, बीजेपी शासित देश में बीजेपी शासित प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये जरा टहल के राजस्थान क्यों नहीं चले जाते मुस्कान जी? एनसीआरबी का डेटा का रिकॉर्ड है कि जितने अपराध महिलाओं पे राजस्थान में हो रहे हैं उतने भारत के और किसी राज्य में नहीं है। सबसे नंबर 1 राजस्थान का एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग है। 6500 से ऊपर की रेप केसेस महिलाओं के खिलाफ वहां दर्ज हुए हैं, और जो दर्ज नहीं हुए हैं उनकी संख्या आप जान लीजिए। यूपी में भी हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी का शासन है, लेकिन यूपी की आबादी 25 करोड़, राजस्थान की आबादी 8 करोड़, और 8 करोड़ में एनसीआरबी का डेटा कहता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है सबसे ज्यादा भारतवर्ष में केवल राजस्थान में हुए हैं। और ये वो अपराध है जो कि रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एनसीआरबी उसी डेटा को उठाती है जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर होता है, अपराध होता है, या पीड़ित द्वारा एफआईआर करवाया जाता है, या स्वतः संज्ञान लेके एफआईआर होता है। लेकिन इस पे इनकी जुबान नहीं खुलेगी। वहां पे जब दलित बच्चियों का रेप होता है तो न तो प्रियंका गांधी या न ही राहुल गांधी दौड़ के जाएंगे, या न ही मुन्ना खान उस पे कोई सवाल जवाब करेंगे। लेकिन बीजेपी प्रदेश में जहां भी अगर ऐसी घटना होती है, कोई भी घटना कहीं भी हो, वो सही नहीं है, लेकिन हर चीज पे सवाल उठना चाहिए। और आपने सही कहा कि अगर प्रशासन को खुली छूट दी जाए, ये नहीं करेंगे कोई भी राजनेता, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, क्योंकि वो उस पर पकड़ बना के रखना चाहते हैं। दूसरी बात, मुन्ना खान ने एक और बात की थी कि 250 सांसद वो गांव का गोद लिए थे, उसका क्या हुआ? अरे उन्होंने तो एक योजना बनाई और उस योजना पे काम भी चल रहा होगा, कहीं ज्यादा काम हुआ होगा, कहीं कम। मैं आपको, एक सांसद है बीजेपी के, राज्यसभा के हैं, प्रोफेसर साहब है राकेश सिन्हा जी, उन्होंने मेघालय के कोंगथोंग विलेज को गोद ले रखा है। जाके जरा वहां चले जाए और काम देख लें, या नहीं तो उनके ट्विटर के हैंडल को खंगाल लीजिए। उसके बाद उन्होंने 3 और मेघालय के गांव को गोद लेने की बातें कही। ये बहुत सही बात है। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये अपील की थी, लेकिन मैं भी इसको सही नहीं मानता कि बीजेपी के बहुत सारे नेता जिन्होंने गोद लिया उस गांव की सूद नहीं ले रहे होंगे, या जितना डेवलपमेंट करवाना था उस गांव में नहीं हुआ होगा, लेकिन होगा। कांग्रेस के जितने भी 53 एमपीज हैं, उन्होंने कितने गांव को गोद लेगी? आप ये बताइए, राहुल गांधी कितनी बार वायनाड के जनता के बीच में जाके बैठे इन 5 सालों में? जिस तरह बरेली से वो उखड़ गए, कहीं वहां से भी ना उखड़ जाए। तो
आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत मतलब मामूली बात होती है, लेकिन उस पर अमल करना या उसको संज्ञान में लाना बहुत बड़ी बात है। राजनाथ सिंह जी ने जो कहा वो यथार्थ कहा और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने सही कहा कि जो भी पार्टी, जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, प्रशासन को अगर खुली छूट दे तो जो स्थिति है वो अलग नजर आएंगी, लेकिन उसमें तालमेल ने ये बात कही है पाठक होना साहब, बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, चाहे वो राजनेता से तालमेल हो, सत्तारूढ़ पार्टी से हो, और पुलिस व्यवस्था, जुडिशियल व्यवस्था में उसके बिना नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए निरंकुशता जो है कहीं भी आ सकती है, बिल्कुल, पुलिस भी कभी कभी अपनी मनमानी कहीं करती है, तो उस पे भी लगाम लगाने के लिए व्यवस्था बनी हुई है। बिल्कुल पाठक साहब, सामंजस्य होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, सामंजस्य होना चाहिए आपस में नौकरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का और राजनेताओं का, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि इतना दबाव ब्यूरोक्रेसी पर आ जाए कि वो अपना काम सही तरीके से ना कर पाए। मैं लौटूंगी आपके पास पाठक साहब। कैप्टन साहब, यही सवाल एक बार फिर से, क्योंकि बात हम कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की और नहीं है इस समय ब्यूरोक्रेसी पर दबाव है, ये आपको भी मानना होगा। दिल्ली में देख लीजिए कितनी ही तमाम तरह की, चाहे आप साक्षी हत्याकांड की बात कर लें, उसके बाद कल ही की बात है जब सरेआम दो जगह पर फायरिंग होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, एक युवक की हत्या कर दी जाती है। दिल्ली में तो ब्यूरोक्रेसी आती है ना गृह मंत्री के अंडर, वहां पर भी इस तरीके की चीजें। इतना कुछ तो खुला छोड़िए ब्यूरोक्रेसी को, जो थोड़ा बहुत काम वो कर सके, कहीं तो हाँ कहे वो। मुस्कान जी, बिल्कुल आपका कहना सही है। अभी जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी काम उसी हिसाब से करती है जैसे वहां की सत्तासीन है, वो जो जैसे उनको चाहते हैं उस हिसाब से चलाते हैं। आप उदाहरण आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में जब पिछली सरकार थी, समाजवादी की अखिलेश सरकार थी, तो वहां की क्या हालत थी। पूरा जंगल राज उसको घोषित कर दिया गया था। बहन बेटियां घर से दिन में निकलने में डरती थी, रात की तो बातें ही छोड़े, वो सोचती थी कब हमारा अपहरण हो जाएगा। आज उसी उत्तर प्रदेश को लोग जो है ना सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री तो हमारे भी जगह आना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश सबसे जो है ना एक उत्तम प्रदेश बन चुका है। चाहे वहां लॉ एंड ऑर्डर देख लिए आप, कितना अच्छा मेंटेन किया है। वही पुलिस पहले थी, वही पुलिस आज है। तो उनसे कैसे काम लेना है, ये सत्तासीन का काम होता है, वहां के शासक का काम होता है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा काम कर रहा है। मगर दूसरी तरफ देख लिए आप राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, दो जगह इनकी सरकार है, दोनों जगह कितनी बुरी हालतें हैं। सरेआम अभी इन्होंने कहा कि वहां मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया। जनाब आपके यहाँ तो जो है ना जयपुर में और राजस्थान में मर्डर और बलात्कार की तो जड़ी लग चुकी है। आप उस पर कभी मुंह नहीं खोलते। क्या आप भूल गए सरेआम रोड पे जो है ना झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट जो कोटा के पास में पड़ता है, अनिल वाल्मीकि को रोड पे पीट कर मार दिया था समुदाय विशेष ने। आपने एफआईआर दर्ज भी नहीं कराई थी। अगर वहां बीजेपी नेता अगर सक्रिय ना हो, धरना आंदोलन ना करे, तो आप एफआईआर नहीं होंगे। इसी तरह से थोड़े पिछले महीने की बात है, जयपुर में एक दलित महिला को पहले बलात्कार किया गया, उसके बाद जिंदा जलाया गया। आपने उसकी एफआईआर भी नहीं होने दी थी। तो कांग्रेस का ये चरित्र है। अब मुस्कान जी, मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताना चाहूंगा कि राजस्थान में किस तरह से लूट चल रही है। ये कह रहे हैं कि हम राजस्थान में बहुत अच्छा कर, राजस्थान में फ्यूल चार्ज के नाम से बिजली बिल में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं आपको ये बिजली बिल दिखाना जा रहा हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पर लिखा है, जूम करके देख सकते हैं, फ्यूल चार्ज सरचार्ज। फ्यूल सरचार्ज के नाम से प्रति व्यक्ति, प्रति मीटर होल्डर से 1,000 रुपए हर महीने लिया जा रहा है। आप देखिए कि कितना बड़ा ये घोटाला है राजस्थान में, कितनी बड़ी लूट हो रही है। और ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं। ये आपके सामने देखिए आप। तो ये जहां भी सरकार आती है सिर्फ लूटने का काम करती है। इन्होंने 5 साल में राजस्थान की वो हालत कर दी है कि आज राजस्थान की जनता तराई मान कर रही है। ये कह रही है कि आज चुनाव हो, आज हम कांग्रेस के बोरिया बिस्तर इस बुरी तरह से बांधेंगे, इनकी जमानतें जब्त करा देंगे। और मुन्ना खान जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो विकास कार्य किए हैं। हमारे नेता का नारा है माननीय नरेंद्र मोदी का कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और विकास उस तक पहुंचना चाहिए जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है। तो वही हमारी सोच है। हम कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। ठीक है मुन्ना खान जी, जवाब दे दीजिएगा कैप्टन साहब की बातों का। बिजली का बिल वो बाकायदा दिखा रहे हैं और बता रहे हैं राजस्थान में किस तरीके से लूट मचा रखी है कांग्रेस ने। राजस्थान में कोई लूट कांग्रेस ने नहीं मचा रखी है। राजस्थान में भी चुनाव होने तो आईके सिंह को वो
पेटों में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ दोबारा से कांग्रेस सरकार रिपीट कर रही है, तो ये स्वाभाविक है। दूसरी बात है कि इनका नारा था कि सवाल तो ये है ना मुन्ना खान जी, सवाल तो है, अगर वो बिल दिखा रहे हैं, आप पूछ लीजिए, बिल दिखा रहे हैं वो, आपने खुद ने देखा होगा। एक्स्ट्रा चार्जेस जो वसूले जा रहे हैं जनता से, वो बता रहे हैं कि 1 मीटर पर 1000 रुपए का चार्ज वसूला जा रहा है। सवाल ये है मुस्कान जी कि भारतीय जनता पार्टी अगर जिस दिन सच बोलना शुरू कर देगी तो जनता भी विश्वास करेगी और बाकी दल भी विश्वास करेंगे। तो ये झूठ बोलने का काम, ये झूठ परोसने का काम इनका है, ये करते हैं, ये पूरे प्रदेश में करते हैं। देख लीजिए सवाल, अब कैप्टन साहब सुन तो लो, आप सुन तो लीजिए। अरे वो बिजली के बिल बाद में दिखाना, 1000 रुपए के मीटर बाद में दिखाना, सवाल जवाब सुन तो लें। जी अरे आप कैप्टन साहब सुन ले, सवाल 1000 रुपए की बिल की बात नहीं, इसे कहाँ से रिपोर्ट आ जाती है इसका तो पता नहीं, बाकी प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो सवाल था अभी राजनाथ सिंह जी के ऊपर, वो सरकार के सिस्टम के ऊपर, तो इनका जो नारा था सबका साथ सबका विकास, अब वो नारा नहीं है, अब इनका दूसरा नारा है ठग का साथ और ठग का विकास। आपने देखा किस तरीके से 2-4 मित्रों के लिए काम हुए, 2-4 मित्रों के कहने पे काम हुए, पूरे देश के जनता को इग्नोर किया गया। चाहे वो जवान का मसला हो, किसान का मसला हो, व्यापारियों का मसला हो, सभी को दरकिनार करते हुए 2-4 मित्रों को प्रॉफिट और फायदा पहुंचाने के लिए सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है। और ये सरकार चाहती है कि 2-4 मित्रों का ही भला हो, और 9 साल के दौरान यही देखा गया है, पूरे देश में देखा गया है कि किस तरीके से लोगों की बात को अनसुनी कहेगी। दूसरा सवाल ये, विकास के नारे करते थे, विकास के वादे करते, तो अब बीजेपी के अंदर आने से ही आवाज उठनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से आरएसएस के प्रमुख ने कहा और उसके लेख पत्र में लिखा था कि आप मोदी जी के फेस पे चुनाव नहीं लड़ सकते, तो आप जो बातें हैं, मैं वो हकीकत कह रहा हूँ कि आप जो जैसे मोदी जी टीवी पे आते लोग चैनल बदल देते, ये बात कहीं न कहीं जो आरएसएस के प्रमुख है उनको पता लग चुके, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब मोदी जी के चेहरे पे या हिंदुत्व विचारधारा पे अब आप चुनाव नहीं लड़ सकते, क्यों आपने विकास किए नहीं, और ये धर्म की अफीम पिला के अब ये चुनाव नहीं। खान जी, कांग्रेस की सुई घूम फिर कर क्यों अटक जाती है चुनाव पर आकर? बात हम ब्यूरोक्रेसी की कर रहे हैं, राजनीति की कर रहे हैं, नौकरशाही की कर रहे हैं। सवाल आपसे कैप्टन साहब पूछ रहे हैं राजस्थान पर। मुझे लगता है राजनाथ सिंह के बयान को आपने गलत तरीके से ले लिया है मुन्ना खान जी। कांग्रेस ये सोच रही है कि अपने ऊपर किए गए सवालों को ना कर दिया जाए। सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी की बात है तो दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी किसके पास है? अमित शाह के पास है। तो आज कैप्टन साहब से दिल्ली पर सवाल किया मैंने, अब आपसे राजस्थान पर सवाल हो रहा है तो जवाब नहीं दे पा रहे आप। मैं जवाब दे तो रहा हूँ, उनके जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। ऐसी कोई बात ही नहीं कि मीटर के ऊपर 1000 रुपये, उनके पास प्रूफ है क्या कोई किसी से लिया गया हो? तो चलिए मीटर की बात छोड़िए, बात हो रही है ब्यूरोक्रेसी की मुन्ना खान जी, और खुद सर्वेश्वर पाठक जी ये बात बोल चुके हैं कि राजस्थान जो है एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ऊपर है, अव्वल दर्जे पर है रेप में और क्राइम में महिलाओं के प्रति। गलत रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट गलत बता रहे हैं रेप पे उत्तर प्रदेश है एनबीआरसी के मुताबिक। आप एनसीआरबी का नाम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं मुन्ना खान जी। एनसीआरबी ही कह रहा हूँ, एनसीआरबी कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चल रहा है। आप पता नहीं उसे कहाँ से जानकारी मिल जाती है, तो मुझे पता नहीं, सर्वेश जी बता सकते हैं बेहतर की कहाँ से। मुस्कान जी जरा आपने उसको बोलिए पीसीआर वाले को कि डेटा निकाल के पूरा दिखा दे इन्हें। झूठ टेलीविजन झूठ बोल रहे हैं ये सारे, आपको कांग्रेस का प्रवक्ता लिखते हैं, शर्म आनी चाहिए। एनसीआरबी का डेटा झूठा होगा, आनी चाहिए। राजस्थान है दूसरे नंबर पे यूपी का आता है, और मैंने ये भी बताया कि राजस्थान की आबादी मात्र 8 करोड़ है, यूपी की आबादी 25 करोड़ है। हेलो, मैं सुन पा रही हूँ सर्वेश्वर जी। जी, और उसके बाद ये नहीं झूठे, अरे झूठ तो ये खुद परोस रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा झूठ बोल रहा है क्या? शर्म नहीं आती है आपको कि ग्रांड ओल्ड पार्टी के प्रवक्ता बने बैठ के, नेता बने बैठ के आप झूठ परोसते रहते हो, और चैनल पे चाहे के पत्रकार पे आप झूठा आरोप लगाओगे। एनसीआरबी तो एक अलग संगठन है, उसमें तो मैंने ये भी बोला है कि दूसरे नंबर पे अपराध के मामले में यूपी आता है। मुन्ना खान जी, अब देखिए कांग्रेस की क्या हाल है मुस्कान जी। ब्यूरोक्रेसी को अगर ये संभाले नहीं संभलते हैं, आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में क्या हाल होता है इनका। जहां जहां कांग्रेस, भाई 60-65 सालों से इस देश में कांग्रेस ने राज किया है,
ब्यूरोक्रेसी का अगर दुरुपयोग हो या सदुपयोग हो, लेकिन तो किसने ब्यूरोक्रेसी किया के होगा? मामले में कांग्रेस दिल्ली ने का भी तो किया जिक्र होगा करना ना। पड़ेगा ना पाठक साहब, दिल्ली भी तो सही नहीं है ब्यूरोक्रेसी दिल्ली- के मामले में। मैं कह रहा हूँ सही आपने बोल रही है। अब देखिए दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस है वो कभी इतनी सशक्त और मजबूत मैं आ रही मानी हूँ मुन्ना जाती खान जी, है। आ रही अब वो कहते हैं ना दंत विहीन टाइगर बाघ बन गया है वो। आए दिन वहां रेप की घटनाएं, अब महिलाओं से छेड़छाड़, लेकिन पता नहीं क्या हो गया दिल्ली पुलिस को। पहले भारतवर्ष में मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस ये नामी पुलिस हुआ करती थी, लेकिन कानून व्यवस्था का वहां पे सचमुच ये बीजेपी पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे सवालिया निशान है। लेकिन और जहां पे पाठक कांग्रेस साहब पार्टी ये है, ये बात भी आपको कहनी होगी, शीला दीक्षित जी के समय पर दिल्ली की कानून व्यवस्था किस तरीके की थी, कि आप भी बेहतर जानते हैं। अरे मुस्कान जी, मैं आ रही हूँ मुन्ना खान जी, आपके पास आ रही हूँ कैप्टन साहब। सर्वेश्वर पाठक जी, देखिए शीला दीक्षित जी की हो, चाहे मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने हो दिल्ली के, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसी में उन लोगों ने कार्य किया था। शीला दीक्षित जी 10 साल शासन में थी, तब जो थी सत्ता जो थी सेंट्रल में कांग्रेस बैठी पड़ी थी और उनको भरपूर सहयोग था। तो मैं ये नहीं कहता कि उनके समय में नहीं, उनके समय में कितना बड़ा कांड हुआ था निर्भया रेप का, याद है कि नहीं याद है? बिल्कुल। फिर वो रात में निकल के बस चलवाती थी और निरीक्षण करती थी, लेकिन बाकी के दूसरे कांड भी हुए थे। यही दिल्ली में हमें भारत का सबसे मतलब विश्व का सब कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन करने का मौका मिला, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उसके बाद हमें ऐसे बड़े खेल का आयोजन करने का मौका ही नहीं मिल रहा। ठीक है तो पाठक हम साहब, पहले से ज्यादा मेडल लेके आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात लेकिन इतनी सी है सर्वेश्वर जी, मैं आऊंगी आपके पास। खैर समय समाप्त हो रहा है, कैप्टन साहब भी इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन साहब, सर्वेश्वर पाठक जी के सवाल से एक सवाल आपसे है मेरा। वो ये कह रहे हैं कि उस समय जब शीला दीक्षित जी की सरकार जब थे वो मुख्यमंत्री दिल्ली की, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। बेशक सरकार किसी की भी हो, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बेशक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये पार्टियों के बीच में जनता के मुद्दे तो नहीं आने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी तो जनता की है, पार्टियों की तो नहीं है। बिल्कुल मुस्कान जी, आपका कहना सही है कि जनता के मुद्दे सबको आगे रखना चाहिए, क्योंकि जनता से ही जुड़ी सब चीजें हैं। हम जब चुन के आते हैं जनता के मुद्दे ही लेके आते हैं, जनता के विकास के लिए चुन के आते हैं, और हम चुनने के बाद सरकार बनाने के बाद उसी जनता को भूल जाए। आप देखिए कि कांग्रेस ने सन 47 से लेकर 70 साल तक यही खेल खेला है, कभी जाति में बांट दिया, कभी धर्म में बांट दिया, कभी पंच में बांट दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। आज भी उनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकारी संस्थानों में पहला अधिकार मुस्लिम समाज का है, तो ये इनकी शुरू से राजनीति रही है। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। ये नदबई, भरतपुर में नदबई विधानसभा है, जहाँ के योगेंद्र सिंह अवाना विधायक हैं। देखिए उनके गार्ड और ये कैसे पीट रहे हैं जनता को उनकी जमीन हड़पने के लिए। देखिए आप कैसे ये लाठी मारी जा रही। आप थोड़ा जूम करके इनको दिखाएं। देखिए ये सरेआम नंगा नाच नदबई में हो रहा है। ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा सीट थी, कांग्रेस के विधायक हैं अवाना, ये करवा रहे हैं। किस तरह से लठ डंडे मारे जा रहे हैं, देखिए आप दिखाएं इसको आप जूम से। ये सरकार है राजस्थान में। ठीक है, तो आप ठीक है कैप्टन साहब, समय समाप्त होता जा रहा है, जल्दी से बात रखें कैप्टन साहब। कांग्रेस सिर्फ जो है ना एक जाति मजहब की राजनीति करती। इन्होंने हाथरस कांड बार बार दोहराया। हाथरस के जितने भी आरोपी थे सब बीजेपी ने वहां जांच कराई, जांच करा के सबको जेल में भेजा, और आज वो कोर्ट से बरी होके आए कि उनपे जो आरोप लगाए गए थे झूठे थे। मगर आप इनको कहां ले जाएंगे जिनकी आप FIR नहीं होने दे रहे, क्योंकि आपके विधायक हैं, सरेआम लूट रहे हैं, जनता को पिटवा रहे हैं, और ठीक है कैप्टन साहब, सरकारी गनर लाठी डंडा चला रहे हैं। समय समाप्त हो रहा है। आपने इस बात का जिक्र किया, आपने 2 वीडियोस दिखाई हैं, इस बात पर संज्ञान लिया जाएगा, मुन्ना खान से जवाब लिया जाएगा। लेकिन जबलपुर पर आपको भी जवाब देना चाहिए था कैप्टन साहब। आपने सिर्फ इतना कहा कि वो जो है दोषी है उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जबलपुर में बीजेपी नेता की अगर इस तरीके से बात सामने आती है तो FIR उस पर भी होनी चाहिए। उस युवती का क्या हश्र हो रहा है आप देख रहे हैं। मुस्कान जी बिल्कुल उस पर एक्शन होगा। अगर बीजेपी नेता दोषित है बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आरोपों की बात है कैप्टन साहब, ठीक है, ब्रजभूषण पर भी आरोप थे और उस पर भी आरोप है, लेकिन आरोप अगर है तो उस पर कार्रवाई पूरे तरीके से होनी चाहिए। मुन्ना खान जी आखिरी कमेंट जल्दी से आप दीजिएगा।
मुन्ना खान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट चुका है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय समाप्त हो चला है सर्वेश्वर पाठक जी, मैं लौट नहीं पाऊंगी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से राजनीति और ब्यूरोक्रेसी इस समय जो दबाव ब्यूरोक्रेसी पर देखने को मिल रहा है, वो तमाम तरह की घटनाओं से देखने को आप समझ सकते हैं। चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप है उनकी बात हो, या फिर जबलपुर में जो घटना हुई है युवती के साथ उसकी बात हो, या फिर अन्य जो घटनाएं, तमाम चीजों का जिक्र हुआ। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि ब्यूरोक्रेसी से दबाव कुछ कम होना चाहिए, ताकि ब्यूरोक्रेसी खुलकर काम कर सके और जनता के मुद्दों को सुलझा सके। कोई दबाव के बीच में ब्यूरोक्रेसी काम ना करे, इस पर ध्यान देने की जरूरत इस समय है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।